हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे मनोदशा विकार जैसी गंभीर मानसिक बीमारी पर। शुरुआत करते हैं अर्थ एवं परिभाषा से। मनोदशा मन की दशा, जो आपकी मानसिक स्थिति है उसकी उस समय कैसी दशा है। अगर उस दशा के अंदर किसी प्रकार के विकार अगर उत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम मनोदशा विकार के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में जिसे हम मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक ऐसी आंतरिक अनुभव की स्थिति होती है जो व्यवहारिक अभिव्यक्तियों और चेतना को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। व्यवहारिक अभिव्यक्ति क्या है? बिहेवियरल एक्सप्रेशन, कि जो हम अपने व्यवहार के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्ति की मनोदशा उनको भी प्रभावित कर सकती है। इसके साथ साथ व्यक्ति की चेतना को भी मनोदशा सार्थक रूप से प्रभावित करती है। मनोदशा को भाव दशा भी कहा जाता है, क्योंकि संवेग आपके मन से संबंधित होते हैं। अर्थात अगर किसी प्रकार के विकार मानसिक स्थिति में उत्पन्न होते हैं या मनोदशा के कारण कोई विकार उत्पन्न होते हैं, तो उन विकारों को हम भाव दशा विकार के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के विकार में व्यक्ति संवेग या भाव के चरम को प्रकट करता है। बिहेवियर एक कॉन्टिनम होता है जिसके दो एक्सट्रीम एंड पर, दो चरम बिंदुओं पर दो स्थितियां होती हैं। एक को हम मैनिक यानी कि उन्मादी के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम डिप्रेशन या अवसादग्रस्तता के नाम से जानते हैं। तो ये होता है चरम। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो इस बिहेवियर कॉन्टिनम के मध्य में पाए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भाव दशा विकार या मनोदशा विकार से ग्रसित होते हैं वो या तो किसी एक चरम पर मिलेंगे या उन दोनों चरम के बीच में वो एक झूले की तरह, एक पेंडुलम की तरह चेंज होते रहते हैं। उसको हम बोलते हैं व्यवहार चरम। अब शब्द मैंने इस्तेमाल किया भाव। भाव क्या होता है? ये एक मनोदशा की भारी अभिव्यक्ति होती है। मान लीजिए किसी बात को लेकर आप आज बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, तो वो आपकी आंतरिक प्रसन्नता आपके चेहरे पर, आपके भाव से, आपके शरीर से, आपके जेस्चर से, इन सभी से वो प्रदर्शित होती है, एक्सप्रेस होती है। तो वो जो एक्सप्रेशन है संवेगों का, उसे हम भाव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अफेक्ट के नाम से जानते हैं। मनोदशा विकार के घटक, जैसा हमने चर्चा की अभी तक, व्यवहार की दो चरम स्थितियां होती हैं। एक चरम पर उन्माद, एक चरम पर अवसाद। उन्माद क्या होता है? बहुत अत्यधिक उत्साही होना, हर्षोल्लासित होना, आवेश के साथ, और उसमें भी अवास्तविक भाव उत्पन्न होना। वहीं पर अवसाद क्या है? तीव्र निराशा या अत्यधिक उदासी का अनुभव होना। ये दो मुख्य रूप से जो घटक हैं मनोदशा विकार के। अब हम जैसे सामान्य व्यक्ति, आप जैसे सामान्य व्यक्ति हर समय उत्साह से, निराशा से, उदासी से ग्रसित होते रहते हैं। कुछ समय के लिए थोड़ा मूड खराब हो गया, फिर हम कुछ देर बाद ठीक हो जाते हैं, घंटा आध घंटे बाद। लेकिन याद रखें, विकार के अंदर तीव्र, अत्यधिक, आवेश, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर वो निराशा तीव्र है, बहुत ज्यादा है, उदासी बहुत गहन है, बहुत ज्यादा अत्यधिक है, लंबे समय तक है, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उत्साही है, तो वो इंडिकेट करता है व्यक्ति की मनोदशा को, और वो मनोदशा विकृत हो सकती है। परिचय में हम मनोदशा विकार संबंधी कुछ ऐतिहासिक बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। 1899 में क्रेपलिन ने सबसे पहले मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस नामक शब्द प्रस्तुत किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा कोई शब्द होता है।
उन्होंने अपने अनुभवों, अपने अनुसंधान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। उसमें उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति किस प्रकार से पहले उन्मादी है या अवसादग्रस्त है, उसके बाद फिर वो दूसरी स्टेट में आ जाता है। अगर उन्मादी है तो अवसादग्रस्त, अवसाद है तो उन्मादी, अल्टरनेटिंग होता रहता है। और उन दोनों के बीच में जो उसका व्यवहार होता है वो सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है। जब उसने ये पाया कि व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसको नाम क्या दिया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले उसको नाम दिया मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। आमतौर पर यह देखा गया है जनरली कि उन्माद की तुलना में अवसादग्रस्त विकार लोगों में ज्यादा पाए। जब हम व्यवहार सातत्य की, जिसकी मैं बात कर रहा था, बिहेवियर कॉन्टिन्यूम की बात कर रहा था, कि दो चरम सीमाओं के बीच व्यक्ति जब डोलता है और लंबे समय तक एक ही छोर पर, एक ही सिरे पर स्थित रहता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि व्यक्ति मनोदशा विकार से ग्रसित है। वैसे अगर उत्साही चरम पर वो स्थित है, अर्थात उसका जो व्यवहार है उत्साह के लक्षणों को वो प्रदर्शित कर रहा है, तो कम से कम 4 या उससे ज्यादा दिन तक उसको वो प्रदर्शित करना चाहिए, तब ये मान सकते हैं। और वहीं पर अगर व्यक्ति अवसादग्रस्तता के लक्षण वो दिखाता है तो वो लक्षण उस व्यक्ति को लगातार 2 सप्ताह तक दिखाने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या तो डिप्रेशन में है या मैनिक स्टेट में है या दोनों के बीच में अल्टरनेटिंग है। अगर हम उन्मादी और अवसादग्रस्त व्यक्ति के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि अगर सांवेगिक स्थिति में देखें उसको, तो जो उन्मादी होता है वो अति उत्साही होगा, उल्लासित मनोदशा उसकी रहेगी, सामाजिकता, सोशलाइजेशन उसका बहुत बढ़ा हुआ होगा, अत्यधिक अधीर, इंपेशेंस, पेशेंस में नहीं रहेगा, लाइन में लगा है तो आगे भागने की कोशिश करे, रुकने की उसके अंदर क्षमता उस समय नहीं रहेगी। वहीं पर अगर व्यक्ति अवसादग्रस्त है तो उदासी भरा उसका दृष्टिकोण होगा, टोटली उसका आउटलुक चेहरे से लग जाएगा कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया है, निराशाजनक उसका व्यवहार होगा, लाचारी वो प्रदर्शित करेगा, सामाजिक दूरियां बनाने की कोशिश करेगा, अत्यधिक उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। जस्ट उन्मादी के बिल्कुल अपोजिट हो। और अगर उसकी संज्ञानात्मक स्थिति का तुलनात्मक वर्णन हम करते हैं तो उसके लक्षण किस प्रकार के होंगे। अगर व्यक्ति उन्मादी है तो उसकी जो अवधान की अवधि होती है बहुत ही कम होगी, ध्यान लगा नहीं पाएगा बहुत ज्यादा देर तक, विचार बहुत तेजी से आते रहेंगे जाते रहेंगे, वेग, विचारों का जो वेग है बहुत तेज होगा, आवेगी होगा, इंपल्सिव, अत्यधिक बातूनीपन, बहुत ज्यादा बातें करेगा। देखिए जब भी हमें खुशी होती है तो हम उस खुशी को शेयर करने के लिए कितने बेताब रहते हैं। तो वही बात अगर व्यक्ति उन्मादी हो, मैनिक हो, तो वो कितना बेचैन रहेगा बोलने के लिए, बस उसको सुनने वाले चाहिए। दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति उस समय उसमें पाई जाती है। कोई छोटी मोटी गलती होगी, चाहे खुद से होगी, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो दूसरे में गलती निकालेगा। ये उन्मादी के लक्षण है। अगर इनकी तुलना करते हैं अवसादग्रस्त व्यक्ति से तो देखिए उसकी विचार प्रक्रिया बहुत ही धीमी होगी, अत्यधिक दुश्चिंता उसको सताती रहेगी, हाई एंजाइटी, समस्याओं को वो बड़ा चढ़ाकर देखता है और जब कोई दूसरा अगर उससे पूछेगा तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताता भी है। मच्छर ने काट लिया तो समझ लो कि सांप ने काट लिया, मतलब कितनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता। अनिर्णय की स्थिति उसकी बनी रहती है, जजमेंट तो होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब स्थिति को वो समझ नहीं सकता तो निर्णय लेना तो इतना आसान है नहीं। जो उसकी सेल्फ इमेज होती है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक आत्म छवि जिसको हम कहते हैं। स्वयं को दोष देने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है, पाप करने का भ्रम उसको हो जाता है कि जो भी दुनिया में पाप हो रहे हैं, जो कहीं भी कोई बुरी बात हो रही है, उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। साथ साथ में उसे अपराध बोध की भावना भी घेर लेती है। अब एक पहलू और है, मोटर एक्टिविटीज, प्रकार ने समझे गतिविधियां।
कि जो व्यक्ति उन्मादी है वो किस प्रकार की गतिविधियां करेगा, जो व्यक्ति अवसादग्रस्त है वो किस प्रकार की गतिविधियां करेगा। जो उन्मादी है वो अति सक्रिय, हाइपर एक्टिव रहेगा, नींद की जरूरत उसको महसूस ही नहीं होगी। भूख में परिवर्तनशीलता, मतलब कभी खूब तेज भूख लगी, कभी लगी ही नहीं। वेरिएबिलिटी उसको साफ साफ दिखाई देगी, और यौन इच्छा भी उसकी बढ़ी हुई होगी। वहीं पर अगर व्यक्ति अवसादग्रस्त है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, अत्यधिक कम सक्रियता, हाइपो एक्टिव, थकान, कोई काम बिना किए ही वो थका रहेगा, अनिद्रा। याद रखें, उन्मादी स्थिति में व्यक्ति सोने की जरूरत महसूस नहीं करता है। अवसादग्रस्त में वो सोने की इच्छा तो करता है लेकिन नींद नहीं आती है। दोनों बातों में अंतर है। भूख में कमी आ जाती है और यौन इच्छा भी सार्थक रूप से घट जाती है। लेकिन हम किस आधार पर कहेंगे कि व्यक्ति मनोदशा विकार से ग्रसित है? उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं ने कुछ नैदानिक मानदंड प्रस्तुत किए हैं। वो है ICD-11 में एक टाइटल दिया गया है, मनोदशा प्रकरण, मूड एपिसोड, जिसे भाव दशा विकार भी हम कहते हैं। तो वो ये बताते हैं कि लक्षण उन्माद के लिए 1 सप्ताह और अवसादग्रस्तता के लिए 2 सप्ताह। अर्थात जो व्यक्ति उन्मादी है वो उन लक्षणों को लगातार 1 सप्ताह तक दिखाता है तो हम कहेंगे कि वो मनोदशा विकार से ग्रसित है। और जो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है और वो लक्षण 2 सप्ताह तक दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि वो मनोदशा विकार से ग्रसित है। जो उन्मादी होगा उसके कुछ लक्षण है। उल्लासोन्माद, देखो उन्माद के साथ उल्लासिता भी जोड़ दिया गया है, तो कितनी ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर वो अपनी एक्टिविटीज को दर्शाता है। चिड़चिड़ापन, ये डिप्रेसिव पेशेंट में मिलेगा। बड़ी हुई गतिविधियां, हाइपर एक्टिविटी, और वहीं पर अगर डिप्रेसिव है तो हाइपो एक्टिविटी, घटी हुई गतिविधियां। अत्यधिक बढ़ी हुई ऊर्जा का अनुभव होता है उन्मादी को, और वहीं पर जो अवसादग्रस्त व्यक्ति है उसमें अंदर उसको लगता है कि ऊर्जा है ही नहीं। एक व्यक्ति को नींद की आवश्यकता नहीं होती, दूसरा व्यक्ति को नींद नहीं आती। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक ज्यादा बिल्कुल सुस्त है। एक बिना काम किए थका हुआ है, एक में एनर्जी नहीं खत्म होती। मतलब कहने का है, अगर ये विकार इतने समय तक जितना बताया गया है दर्शाता है व्यक्ति, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति मनोदशा विकार से ग्रसित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तर्ज पर ही एक और सोसाइटी है, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन, वो एक मैनुअल पब्लिश करती है जिसको हम DSM बोलते हैं। जो लेटेस्ट मैनुअल है वो DSM 5 है। उसमें प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार के नाम से एक हेडिंग दे रखी है, एक बाइफरकेशन किया हुआ है। उसमें ये बताते हैं कि व्यक्ति जो नीचे दिए गए लक्षण है, अगर 3 या इससे अधिक वो लक्षण दिखाता है तो हम उनको मनोदशा विकार से ग्रसित मान सकते हैं। लक्षण क्या है? बातूनीपन में वृद्धि या दबी हुई वाणी। आप समझ सकते हैं कि किसका लक्षण होगा, कौन ज्यादा बातूनी होगा। बिल्कुल सही कहा, उन्मादी। विचारों की बेलगाम उड़ान, देखो उड़ान भी है, बेलगाम है ना, ये किसकी होगी? उन्मादी की। वहीं पर अगर डिप्रेसिव हो तो क्या होगा? बहुत ही कम विचार। आत्मसम्मान या भव्यता में वृद्धि, जो व्यक्ति उन्मादी होगा वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान पर अनुभव करता है, अपने अंदर एक उच्च आत्मसम्मान की भावना का अनुभव करता है। नींद की आवश्यकता की कमी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी विचलितता, छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाना। आवेगी लापरवाह व्यवहार, व्यवहार तो करेगा लेकिन इंपल्सिव होगा, तुनक जाना, छोटी छोटी बात पर तेजी से व्यवहार करना। और लापरवाह, केयरलेसनेस बहुत ज्यादा उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती है। और बढ़ी हुई यौन इच्छा, उन्मादी है तो, और फिर घटी हुई यौन इच्छा अगर अवसादग्रस्त है तो। सामाजिकता भी उसके अंदर बढ़ी हुई होगी उन्मादी में, अवसादग्रस्तता में कम होगी। और जो लक्ष्य निर्देशित गतिविधि है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है,
वो उन्मादियों में ज्यादा पाई जाती है और अवसादियों में कम पाई जाती है। अब इन लक्षणों में से व्यक्ति 3 से ज्यादा अगर प्रदर्शित करता है तो उसको हम कह देंगे कि वो मूड डिसऑर्डर से ग्रसित है। ये DSM 5 कहता है। मूड डिसऑर्डर्स का वर्गीकरण किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए होता है कि अच्छे से उनको समझ सकते हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उनके लक्षणों को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए। इसलिए वर्गीकरण विकारों का किया जाता है। तो इसी कड़ी में मूड डिसऑर्डर्स को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है द्विध्रुवी मनोदशा विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे समझिए, द्विध्रुव, दो पोल, पोल के दो ध्रुव, दो एंड। वो पोल कौन सा है? बिहेवियर कॉन्टिनम। दो चरम हो गए ना, तो क्या होता है? केवल उन्माद या हाइपोमेनिया के बार बार होने वाले प्रकरण कम से कम कितने हो? 2। यानी कि व्यक्ति 2 बार कम से कम उन्माद के लक्षण वो प्रदर्शित करे या अवसाद के करे या फिर दोनों के करे, तो उस स्थिति में हम कह देंगे इस व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर है। समय का जरूर ध्यान रखना है। अगर उन्माद के लक्षण है तो 1 सप्ताह तक चलने चाहिए, अवसाद के लक्षण है तो 2 सप्ताह तक चलने चाहिए। दोनों के हैं तो कम से कम 2 सप्ताह तो चलने ही चाहिए। ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग मतलब उन्माद अवसाद, अवसाद उन्माद, इस तरह से, तभी हम कहेंगे कि व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। दूसरा प्रकार है इसका अवसाद ग्रस्त प्रकरण, डिप्रेसिव एपिसोड। इसमें तो केवल एक ही है, एक हल्के या गंभीर अवसाद का कम से कम एक प्रकरण हो 2 सप्ताह के लिए, हम कह देंगे मूड डिसऑर्डर इसको है। तीसरा है आवर्तक अवसाद ग्रस्त विकार, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव शब्द यहां पर है, बार बार व्यक्ति में अगर डिप्रेशन होता है और वो भी 2 सप्ताह तक चलता है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया ये है कि वो कम से कम 2 बार जरूर हो। अगर एक बार होके खत्म हो गया तो हम उसको रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में नहीं डालेंगे। और चौथा है सतत मनोदशा विकार, सतत मतलब परसिस्टेंट, लगातार होने वाले, लगातार लंबे समय तक जो मनोदशा विकार में उतार चढ़ाव उसका होता रहता है, तो हम कह देंगे कि व्यक्ति परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर से ग्रसित है। इसी में 2 प्रकार के और होते हैं, डिस्थीमिया और साइक्लोथीमिया। डिस्थीमिया की जो विशेषता ये होती है कि व्यक्ति लगातार लंबे समय तक अवसादग्रस्त के लक्षण दिखाता रहता है, लेकिन वो अवसादग्रस्तता के लक्षण बहुत गहरे नहीं होते। और वहीं पर साइक्लोथीमिया, साइक्लो समझते हो ना, साइकिल, साइकिल का अर्थ है गोल गोल घूमकर उसी बिंदु पर फिरा जाना। तो इसमें क्या है? साइकिल में मैनिया और डिप्रेशन, उन्माद और अवसाद। तो व्यक्ति के अंदर लगातार और लंबे समय तक हल्के अवसाद और हल्के उन्माद के लक्षण दिखते रहते हैं, बहुत गहरे नहीं होंगे। यहां पर बहुत गहरे होंगे तो बाइपोलर हो जाएगा, अब बोला जाएगा उसको साइक्लोथीमिया। अगला प्रकार है 5वां, अन्य मनोदशा विकार। वो अदर मूड डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? मिश्रित भावात्मक प्रकरण, कभी उन्माद हो गया, कभी डिप्रेशन हो गया, कभी कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार से व्यक्ति दिखाएगा तो उसको हम अन्य मनोदशा विकार के नाम से जानेंगे। और एक होता है अनिर्दिष्ट मनोदशा विकार, अनस्पेसिफाइड, मतलब अभी तक जितने 5 प्रकार के मनोदशा विकारों की हमने चर्चा की, अगर व्यक्ति के लक्षण उनमें से किसी से मेल नहीं खाते हैं, फिर भी उसके अंदर मनोदशा विकार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको हम अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर के नाम से डायग्नोस कर सकते हैं। मूड डिसऑर्डर की कुछ विशेषताएं जानना जरूरी है किसी भी अवधारणा को समझने के लिए। पहली बात, व्यक्ति एक प्रकार से संवेगात्मक विस्फोट का अनुभव करता है। देखिए शब्द यहां पर विस्फोट इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो सामान्य रूप से होते रहते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति मूड डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसके अंदर संवेगों विस्फोट होता है। कितना तेजी से संवेग उत्पन्न होते हैं, खत्म होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरी विशेषता है मनोदशा में परिवर्तन आम और तीव्र होते हैं तथा लंबे समय तक बने रहते हैं।
कभी खुशी कभी गम, कभी गम कभी खुशी, इस तरह से चलता रहेगा और लंबे समय तक बना रहेगा। वो मूड के अंदर जो बदलाव होगा वो बहुत तेजी से होगा, बहुत रैपिड होगा। अभी कुछ क्षण पहले व्यक्ति बहुत खुश था, अभी एकदम से उदास हो गया। हालांकि ये चीजें हमारे अंदर सामान्य व्यक्तियों में दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन वो इतनी तीव्र नहीं होती, इतने लंबे समय तक वो नहीं चलती और इतना रैपिड चेंज नहीं होगा। जो सामान्य व्यक्ति है उसका मूड खराब हो गया, मम्मी ने थप्पड़ लगा दिया, एक पिताजी ने एक डंडा मार दिया, तो व्यक्ति घंटे डेढ़ घंटे के लिए मूड उसका खराब रहेगा, बाहर चला जाए, लेकिन आगे फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डंडा मारा, गुस्सा हुआ, कुछ क्षण तो अगले ही पल वो खुश होकर नाचने लगा। वो मूड डिसऑर्डर का एक लक्षण कहा जाएगा। अब उन्मादी किस्म के व्यक्तियों में गतिविधि का जो स्तर है वो बहुत बड़ा हुआ मिलेगा और कमाल ये है कि जो वो गतिविधियां करेगा वो उस समय करेगा जब सारे या तो कुछ सो रहे हो, आराम कर रहे हो, या कुछ और ही काम हो। समय का उसको कोई ख्याल नहीं होता। दिन में किसी भी समय अगर उसको ज्यादा उन्मादता का एपिसोड हो रहा है, प्रकरण उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो रात में 2 बजे भी नाचना शुरू कर दे। मतलब असामान्य टाइम पर वो ऐसी गतिविधियां करता है। आत्मसम्मान तो उसका आसमान छू रहा होता है। भव्यता उससे बड़ा कोई नहीं होता, वो अपने आप को समझता है। आत्मविश्वास इतना कि चलती ट्रेन को वो रोक दे, इस टाइप की एक्टिविटीज होती है उनकी। और ये तीनों चीजें, आत्मसम्मान, भव्यता और आत्मविश्वास, एक भ्रम के स्तर तक पहुंच जाता है। डिल्यूजन का जो लेवल होता है वैसा उस व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव और संवेग होने लगते हैं। उन्माद में भाषण तेज हो जाता है, जिसे रोकना ऑलमोस्ट दूसरे व्यक्ति के लिए असंभव होता है। ऐसा तो होता है सामान्य टाइम में, आप देखेंगे आप बोल रहे हैं, दूसरा सुन नहीं रहा, या कोई दूसरा बोल रहा है, आप उसको अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अगला वो खुद ही चुप नहीं हो रहा। ये तो बातें आपके सामने होती रहती हैं। लेकिन जो उन्मादी होगा, एक तो बहुत तेज बोलेगा, और आप कुछ कर लो, चाहे आप कान बंद कर लो, वो बोलता ही रहेगा। उठ के वहां चले जाओ, उसको बोलना बंद नहीं होगा। अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है तो उसको देखना, कभी उन्माद के लक्षण तो नहीं है उसमें। और जो वो विचार व्यक्त करता है, जो वो बातें बोलना चाहता है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसके अंदर जो विचार प्रक्रिया है वो उस बोलने की स्पीड से बहुत तेजी से आते रहते हैं। बोलना कुछ चाह रहा है, विचार कुछ और आ गया, तो क्या होगा, आधा विचार पिछला मुंह से निकला, आधा तब तक नया आ गया, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलता उसने क्या बोला है। विचार जनरेशन की जो प्रक्रिया बहुत तेज होती है उसके बोलने की प्रक्रिया से। सामाजिकता या व्यवसायिक कामकाज में तो नुकसान उसको होना ही है। जब ऐसी हरकतें वो करेगा, ऐसा व्यवहार वो दिखाएगा, तो सामान्य सी बात है कि ना वो सामाजिक रह पाएगा और ना वो किसी व्यवसाय में है, वहां नुकसान उसको होना ही होना है। और सबसे मजे की बात ये होती है, मनोदशा विकार के या किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रसित हो, ज्यादातर को यह लगता है कि वो बीमार ही नहीं है, मानसिक समस्या को समस्या ही नहीं मानते। इसका परिणाम ये होता है कि वो इसका इलाज भी नहीं करवाना चाहते। आपने अनुभव किया होगा, अगर किसी व्यक्ति को मानसिक समस्या है और उसको आपने कह दिया कि आपको मानसिक परेशानी, तो एक तो आपसे लड़ लेगा वो कि आपने मुझे पागल कहा, और आप पकड़कर उसके इलाज के लेके जाओगे तो वो संभव ही नहीं है। और यही स्थिति मनोदशा विकार से ग्रसित लोगों के साथ भी होती रहती है। अब कुछ व्यवहारिक परिणाम कि जो व्यक्ति उन्मादी है वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, जो व्यक्ति अवसादग्रस्त है वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा। जो उन्मादी होगा वो क्या करेगा, खर्च की होड़, जितना है उससे ज्यादा खर्च कर देगा, उधार लेके खर्च कर देगा। जो आपके पास चीजें हैं उनको लुटाना शुरू कर देगा, बांटना शुरू कर देगा, फ्री में ले जाओ। अगर वो कोई गाड़ी चलाएगा तो बड़े लापरवाह तरीके से, आपने देखा होगा, सिगरेट भी पी रहा है, स्टीयरिंग कभी छोड़ दे रहा है, कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है, बहुत तेज है गाड़ी, कभी बहुत स्लो है। इस प्रकार के जो लोग होंगे वो उन्मादी टाइप के होते। और अगर किसी व्यापार में उसको निवेश करना हो तो मूर्खतापूर्ण, जो कंपनी डूब रही है उसे पैसे लगा देगा। और जो सेक्सुअल रिलेशंस में, यौन संलिप्तता में ऐसा व्यवहार करेगा या ऐसी जगह उलझेगा कि उसके लेवल से वो कहीं परे होगी बात, अर्थात हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ऐसी हरकत वो कर देगा। ये तो उन्मादी के व्यवहारिक परिणाम हो गए।
वहीं पर अवसादग्रस्त हो उसके क्या होंगे? न्यूनतम गतिविधियां मैंने बताया, पारस्परिक संबंध तो उसके खत्म ही हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं घर पे कौन आया, मामा चाचा बुआ ताऊ कौन आया, कोई मतलब उससे नहीं, अपने तक ही सीमित रहेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब ऐसी स्थिति रहेगी, सारा दिन वो बैठा ही रहेगा, तो उसकी जो पाचन क्रिया है सबसे पहले प्रभावित होती है, डिल्यूजनल बिहेवियर हो जाएगा, हेलुसिनेटरी, मति भ्रम, उसको लगेगा कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। उसको कुछ आप खाने को दो तो नहीं खाना, उसको कुछ बोलने को कहो तो नहीं बोलना। ज्यादातर आप समझेंगे वो एक वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा, जैसे कि वनस्पति पेड़ पौधे रहते हैं ना, हवा से हिलते रहते, हवा चाहे तो हिला दे उनको, अपने आप से नहीं हिलेंगे, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। तो इस तरह से व्यक्ति उस स्थिति में वो आ जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? वो गतिहीन रहता है। इतनी सारी बातें हमने की, इनका कारण क्या है, क्यों उत्पन्न होता है ऐसा? हम दो तीन प्रकार के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। पहला है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें मूड डिसऑर्डर्स हमें अपने माता पिता से भी उपहार में मिल सकते हैं, जिसे हम जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं, आनुवंशिक कारक। न्यूरोफिजियोलॉजिकल कारक भी हो सकते हैं, कि जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन का सिस्टम है, उनमें किसी प्रकार की परेशानी आ जाए तो भी व्यक्ति मूड डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकता है। जैव रासायनिक कारक भी हो सकते हैं, बायो केमिकल फैक्टर्स भी मनोदशा विकार को जन्म दे सकते हैं। मनोशास्त्रीय कारक, क्योंकि ये परेशानी मनोशास्त्रीय है तो कुछ कारक जरूर होंगे। पहली बात, पारिवारिक और व्यक्तित्व की पूर्ववृत्ति, व्यक्ति परिवार की तरफ से या उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो कि वो उसकी तरफ प्रीडिस्पोज्ड हो। जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही लड़ाका है, ये बहुत ही खुश रहने वाला है, तो वो उस प्रकार की उसकी पूर्ववृत्ति होती है। तो मनोदशा विकार से संबंधित भी ऐसी बात होती है कि कई लोगों का व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि उसके अंदर मूड डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे ही होंगे। दूसरा है दबाव एवं तनाव। याद रखें, आज के समय में जितने लोग दबाव और तनाव से ग्रसित हैं, इतने किसी भी बीमारी से नहीं है। और ज्यादातर साइकोफिजियोलॉजिकल बीमारियों का कारण ही आज स्ट्रेस बना हुआ है। और कमाल ये है, हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे अंदर स्ट्रेस है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। असहाय और आशाहीनता की भावना, होपलेसनेस, कि कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। और अत्यधिक रक्षा युक्तियों का उपयोग, डिफेंस मैकेनिज्म का वो इस्तेमाल करना शुरू करता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, जैसे कोई चुनौती आई उससे वो बचने की कोशिश करेगा, या कोई प्रोजेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म लगाएगा, कोई ना कोई ऐसा वो करेगा। और जब वो अत्यधिक रूप से करे तो हम समझ सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर से वो ग्रसित हो सकता है। यस, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के अंदर मनोदशा विकार को जन्म दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। सेठी एवं उसके साथियों ने 1973 में एक रिसर्च की। उन्होंने ये बताया कि शहरी और ग्रामीण जो लोग हैं, उनमें अवसाद का अनुपात 4:1 का होता है। अर्थात गांव में जहां पर एक व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, वहीं पर शहर में 4 मिलेंगे। यह 1973 की बात है, लगभग 48 साल पहले की बात है ये। आज की स्थिति का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते। आधुनिक तकनीक भी मनोदशा विकार के लिए जिम्मेदार है, और खास करके सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सामाजिक मूल्यों में तेजी से बदलाव, और मैं तो यूं कहूंगा तेजी से गिरावट। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सारे के सारे बदलते जा रहे हैं, और बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और बदलाव दोनों तरफ हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जहां तक हम अनुभव कर पा रहे हैं, उनमें नेगेटिव बदलाव ज्यादा है। और एक मुख्य कारण है आधुनिक जीवन शैली, जहां पर शारीरिक दूरियां बढ़ रही हैं और वर्चुअल जो दूरियां हैं वो घट रही हैं। अब इतनी बात हमने कर ली, परेशानियों की कर ली, क्यों उत्पन्न होते हैं वो बात हमने कर ली, होता क्या है वो कर ली, उसके व्यवहारिक परिणाम क्या आते हैं वो हमने कर ली। अब इसका क्या कोई इलाज भी है, कोई उपचार है इसका?
जी हां, उपचार है और सबसे बड़ा उपचार है योग और उससे संबंधित टेक्निक। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है योग के ऊपर और यह पाया गया है कि योग मानसिक विकारों के प्रबंधन में और कईयों के तो क्योर करने में बहुत ही कारगर तकनीक है। तभी तो कहा गया करो योग रहो निरोग। मनोचिकित्सा दूसरी टेक्निक है, साइकोथेरापी, ये भी बहुत इफेक्टिव है। मनोशिक्षा और परामर्श, साइको एजुकेशन और काउंसलिंग। एक सोशल रिदम थेरेपी होती है जो खास करके बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए डेवलप की गई है, जो कि काफी इफेक्टिव मानी गई है। और अगर व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है तो उसको सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। जो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, अगर वो शारीरिक व्यायाम करने लगे तो बहुत हद तक उसको मैनेज किया जा सकता है और इनसे भी कोई समस्या हल नहीं होती है तो आखिरी में आपको एलोपैथिक दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी, जिसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। दोस्तों, ये है मेरे संदर्भ रेफरेंसेस। अगर आप मूड डिसऑर्डर्स के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इनको जरूर पढ़िए और अपने अंदर मूड डिसऑर्डर से संबंधित ज्ञान में वृद्धि कीजिए। वीडियो का कंटेंट्स और उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो औरों को बताएं, कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे कमेंट में कमेंट डाल करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको सोल्व करने की। मेरा ईमेल आईडी है wamasujit@yahoo.com। और मेरी अगली वीडियो यानी कि अपनी अगली चर्चा, उसको देखना ना भूलें। वो होगी एक ध्रुवीय मनोदशा विकार के लक्षण और कारण। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।